संजयपुर गांव में गोमती और मोहन नाम के पति पत्नी अपनी बेटी सपना के साथ रहा करते थे। गोमती और मोहन अपने घर के सामने बने खेत में खेती करने का काम किया करते थे और उससे जो उनकी आमदनी होती थी उसी से वो लोग अपने घर का खर्चा चलाते थे। क्योंकि उनका खेत ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उनके खेत में उपज भी ज्यादा नहीं हो पाती थी, जिस वजह से उनकी आमदनी भी सीमित थी। वो केवल इतना ही जोड़ पाते थे जितने से उनके रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाए। गोमती बहुत समझदार थी। वो खेत में काम करने के साथ साथ बहुत ही समझदारी से पैसे खर्च करती थी, इसलिए उनका घर कम आमदनी में भी सही तरीके से चल पाता था। समय ऐसे ही बीत रहा था और गांव में नवरात्रि का माहौल चल रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली थी। फिर ऐसे ही एक दिन सपना अपने घर के पास वाले पार्क में खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर गांव के मुखिया की बेटी नंदिनी आ जाती है और अपनी सहेलियों के आगे बड़ी खुशी से अपना नया फ्रॉक दिखाने लगती है। सभी लड़कियों को वहाँ देखकर सपना भी वहाँ पहुँच जाती है। ये देखो, ये फ्रॉक मेरे लिए पापा बड़े शहर से लाए हैं। कितनी सुंदर है ना? मैं जानती हूँ ये फ्रॉक इतना सुंदर है कि ऐसा फ्रॉक पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी और इस नवरात्रि पर मैं यही फ्रॉक पहनकर गरबा करूँगी। सच में नंदिनी, तुम्हारा फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। मैं भी अपने पापा से कहूँगी कि मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही फ्रॉक लेकर आए। सपना की बात सुनकर नंदिनी जोर से हंस पड़ती है और फिर कहती है सपना, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन ऐसा फ्रॉक लाने की तुम्हारी औकात नहीं है। मैं इस गांव के मुखिया की बेटी हूँ और तुम एक मामूली से किसान की बेटी हो। तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हें इतना सुंदर और महंगा फ्रॉक नहीं दिलाएंगे। तुम देख लेना नंदिनी, इस नवरात्रि पर मैं तुमसे अच्छा और सुंदर फ्रॉक पहनूंगी और वही पहन के मैं गरबा करूंगी। ऐसा कहकर सपना गुस्से में घर आ जाती है और अपनी माँ गोमती को सारी बात बताती है। माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नंदिनी से अच्छा और सुंदर फ्रॉक चाहिए। मुझे या तुम्हारे पापा को तुम्हें नई फ्रॉक दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है सपना बेटी, लेकिन तुम तो जानती हो हमारा खेत बहुत छोटा सा है, उसमें उपज भी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए हमारी आमदनी भी कम है और इस बार तो हमारी फसल के कुछ भाग में कीड़े भी लग गए थे, जिस वजह से हमारी सारी फसल भी बर्बाद हो गई है। ऐसे में हम तुम्हें नया फ्रॉक नहीं दिला सकते। लेकिन माँ, मुझे नई फ्रॉक चाहिए। सपना इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है। क्या हो गया? किस बात पर बहस चल रही है? अच्छा हुआ आप आ गई जी, अपनी बेटी को समझाओ, ये नया फ्रॉक की जिद लेकर बैठ गई है। बाबा, मैंने कह दिया है ना, इस बार मुझे नवरात्रि पर नया फ्रॉक चाहिए, मतलब चाहिए। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया ही होगा कि हमारे खेत में क्या हुआ है, फिर भी तुम ऐसे जिद कर रही हो। गरबा तो तुम अपने पुराने वाले फ्रॉक में भी कर सकती हो ना। सपना कुछ नहीं कहती और मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। मोहन को बहुत बुरा लगता है और वह सपना की इच्छा पूरी करने के लिए अपने एक पुराने मित्र देवेंद्र के पास चला जाता है। और भाई देवेंद्र, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तू बता कैसा है और आज मेरी याद कैसे आ गई तुझे? यार, तू तो जानता है नवरात्रि आने वाली है और इस बार मैंने सोचा था कि नवरात्रि अच्छे से मनाऊंगा, लेकिन मेरे खेत में फसल के कुछ भाग में कीड़े लग गई, जिस वजह से मेरी काफी फसल बर्बाद हो गई। इसलिए मुझे मेरी फसल के बहुत कम पैसे मिले हैं, इसलिए मैं तेरे पास कुछ मदद के लिए आया हूँ। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं तेरी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खुद पैसे नहीं है। नवरात्रि के चलते तो पैसे आए थे, वो सारे मैंने अपनी बीवी को दे दिए, क्योंकि नवरात्रि में सारा खर्चा वही संभालती है। अब मेरे पास दोस्त कुछ भी नहीं है। बेचारा मोहन निराश होकर घर आ जाता है और गोमती को सारी बात बताता है। आपको पैसे के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत थी? इस वक्त आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए, हमारे हालात ठीक नहीं है, ऐसे में फालतू खर्च करना बिल्कुल भी सही नहीं। मैं जानता हूँ गोमती, लेकिन क्या करूँ, बाप हूँ, अपनी बेटी को ऐसे उदास नहीं देख सकता। मोहन और गोमती की ये सारी बातें घर के बाहर खड़ी सपना भी सुन रही थी। अपने माता पिता की ये बातें सुनकर सपना को बुरा लगता है और फिर वो अपने माता पिता के आगे फ्रॉक की जिद करना बंद कर देती है।
परंतु अभी भी उसके मन में नवरात्रि में नया फ्रॉक पहनने का ही ख्याल चल रहा होता है। फिर एक दिन जब सपना नदी से पानी लेने जाती है तो वहीं खड़े खड़े वो सोच में पड़ जाती है। मैंने नंदिनी को कह तो दिया कि मैं नवरात्रि पर उससे अच्छा और सुंदर फ्रॉक पहनूंगी, लेकिन मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। काश सब कुछ सपनों जैसा होता, काश ये नदी जादुई होती और मेरी इच्छा पूरी कर देती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते कहते सपना की आंखें आंसुओं से भर जाती है और उसके आंसू की बूंदें नदी में गिरने लग जाती है। और तभी एक आवाज आती है, शांत हो जाओ सपना, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज मेरी है। मैं एक जादुई जलपरी हूँ, बिल्कुल जैसा कि तुमने अभी कहा था, और इसलिए अब मैं तुम्हारी नई और सुंदर फ्रॉक की इच्छा पूरी करने वाली हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये देखो मेरा कमाल। ऐसा कहकर जादुई जलपरी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक प्रकट कर देती है। अरे वाह, ये फ्रॉक तो कितना यूनिक है, ऐसा फ्रॉक मैंने पहली बार देखा है। ये फ्रॉक केवल यूनिक और सुंदर नहीं है, बल्कि ये जादुई भी है। इस जादुई फ्रॉक से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। आप सच में महान हो। ऐसा कहकर सपना उस जादुई जलपरी को धन्यवाद करके उस फ्रॉक को अपने घर ले जाती है और मोहन और गोमती को सारी बात बताती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि ये फ्रॉक जादुई फ्रॉक है। रुको पापा, मैं आपको इस फ्रॉक से जादू करके दिखाती हूँ। ऐसा कहकर सपना उस जादुई फ्रॉक को पहनकर ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान की इच्छा करती है और वहाँ पर सच में ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान आ जाते हैं। ये चमत्कार देखकर गोमती और मोहन बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ सपना भी बहुत खुश हो जाती है और फिर नवरात्रि के पहले दिन गरबा खेलने के लिए वो उस जादुई फ्रॉक को पहनकर जाती है। सभी लोग जब सपना का सुंदर फ्रॉक देखते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं और उसकी तारीफ करते नहीं रुकते। सच में सपना, तेरे ये फ्रॉक कितना सुंदर और कितना यूनिक है। मैंने आज तक इतना सुंदर फ्रॉक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ सच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो इस फ्रॉक में। सभी लोग सपना की तारीफ करते हैं, परंतु दूर खड़ी नंदिनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि सब उसके फ्रॉक को छोड़कर सपना के फ्रॉक की तारीफ कर रहे हैं। परंतु अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसे किसी तरह ये पता चलता है कि सपना का फ्रॉक जादुई है तो वो उसे चुराने का प्लान बना लेती है और नवरात्रि के अगले दिन ही वो चुपके से सपना के घर में घुस जाती है और थोड़ा ढूंढने पर उसे वो फ्रॉक मिल जाता है। इस फ्रॉक को पहनकर बहुत उछल रही थी ना तू, सब लोग की तारीफ सुन सुनकर मुझे चिढ़ा रही थी। अब देखना, मैं इस फ्रॉक को ही चुरा लूंगी, उसके बाद तो रोती रहेगी और तुझे देखकर मुझे बहुत मजा आएगा और मैं इस जादुई फ्रॉक से मजे करूंगी। ऐसा कहकर जैसे ही नंदिनी उस जादुई फ्रॉक को उठाने लगती है, उसे तेज करंट लगता है और वो करंट रुकता ही नहीं है। दर्द के मारे नंदिनी चिल्लाने लगती है। नंदिनी की आवाज सुनकर सपना वहाँ भागी चली आती है और किसी तरह नंदिनी का हाथ उस जादुई फ्रॉक से हटाती है। ये सब क्या है नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सपना के पूछने पर नंदिनी ना चाहते हुए भी उसे सारी बात बता देती है। नंदिनी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, उसके बाद भी तुमने ऐसी हरकत की, और अगर तुम्हें ये जादुई फ्रॉक पहनना था तो तुम मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती। और हाँ, मैं तुम्हें कोई चिढ़ा नहीं रही थी, मैं तो बस अपने लिए एक नया फ्रॉक चाहती थी, इसलिए जब मुझे ये फ्रॉक मिला तो मैं खुश थी, ना कि तुम्हें चिढ़ा रही थी। मैं समझ चुकी हूँ सपना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना चिढ़ाया, तुम्हें इतनी बातें सुनाई, उसके बाद भी आज तुमने मेरी जान बचाई। सच में थैंक यू सो मच। और क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? सपना हाँ में सिर हिला देती है और उस दिन के बाद से नंदिनी और सपना पक्की सहेलियां बन जाती है। और यहाँ दूसरी ओर जादुई फ्रॉक की सहायता से सपना अपने घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक कर लेती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है।